हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका प्यारा चैनल ISPCS साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर श्वसन तंत्र से संबंधित जो भी प्रश्न घटना चक्र और लुसेंट ऑब्जेक्टिव में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक जानकारी आपको मैं दे दूं, जो बायोलॉजी का यह जो सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं जिसमें 3 चैप्टर हो चुका है, ये चौथा चैप्टर है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव है उसके क्वेश्चन और घटना चक्र का जो क्वेश्चन है उसको दोनों को मिलाकर वन लाइनर के फॉर्म में हम चैप्टर वाइज रखें, टॉपिक वाइज रखें, जिससे आपको एक ही वीडियो में आपको दोनों बुक का क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकें और एक भी प्रश्न छूटा नहीं है। और इसका आपको PDF भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसके माध्यम से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और जब हम लोग बायोलॉजी को पूरा कर लेंगे उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री का फिर फिजिक्स का भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, स्तनधारियों में श्वसन होता है फुफ्फुस या फेफड़ा के द्वारा। ठीक है, तो स्तनधारियों में जो श्वसन प्रक्रिया होता है वो फुफ्फुस द्वारा, जिसको हम लोग फेफड़ा बोलते हैं, उसके द्वारा होता है। अगला है, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जो भी हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, तो ऑक्सीजन तो ले लेते हैं, बाकी सब बाहर निकल जाता है। तो नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, O2 और CO2 में परिवर्तन होता है। ठीक है, O2 लेते हैं और उसको हम लोग बदल देते हैं किस में, CO2 में। इसीलिए O2 जितना लेंगे उतना तो निकलेगा नहीं और एक्स्ट्रा आपको क्या मिल जाएगा, CO2 मिल जाएगा। अगला है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। तो मानव शरीर में जो ऑक्सीजन जो जाता है कैसे कैसे जाता है, पहले फुफ्फुस में जाता है, फिर रक्त में जाता है, फिर ऊतक के द्वारा जाता है। ठीक है, अगला है, रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो क्या होता है। तो सांस की जो गति है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अगला है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता किसको मुख्यतः प्रभावित करती है। ठीक है, तो रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है। मतलब हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के जगह पर अगर कार्बन मोनोऑक्साइड उपस्थित हो, मतलब मान लीजिए आप ऐसे जगह पर हैं जहाँ पे स्मोक है, धुआं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो उस केस में क्या होगा, ब्लड जो है कार्बन मोनोऑक्साइड को लेने लगता है, वो ऑक्सीजन को नहीं लेता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड के प्रति ज़्यादा आकर्षित होता है। ठीक है, उसका रीजन होता है आयरन ब्लड में होता है और आयरन जो होगा ज़्यादा अट्रैक्ट किसको करेगा, ऑक्सीजन से अधिक करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड को। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। जब ATP से ADP में बदलता है तो शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा मिलता है। अगला है, श्वास की वायु तथा रुधिर के बीच गैसीय विनिमय होता है। तो गैसीय विनिमय जो होता है वो कहाँ पे होता है, वायु कोष्ठक में होता है, जिसको हम लोग एल्वेओली बोलते हैं। ठीक है, अगला है, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होता है। तो श्वसन में ऊर्जा जो बनता है, उत्पादित होता है, कहाँ पे होता है, तो ATP के रूप में होता है। ठीक है, और कहाँ पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो आगे हम लोग देखेंगे। अगला है, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो फेफड़ा जो है वह हमारे शरीर का जो ताप होता है उसको नियंत्रण करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है। तो मेडुला ऑब्लंगेटा। तो मेडुला ऑब्लंगेटा जो है श्वसन का नियंत्रण करता है और यह किसका पार्ट होता है, मस्तिष्क का पार्ट होता है। अगला है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अगला है, मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली आयु में O2 की मात्रा होती है। ठीक है, तो जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं उसके बाद जो हम लोग, ठीक है, वायु को बाहर निकालते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का मात्रा कितना होता है, 16%। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन नहीं लेते, एयर लेते हैं। एयर में क्या क्या लेते हैं हम लोग, देखिए, नाइट्रोजन हम लोग लेते हैं कितना परसेंट, 78%। ठीक है, उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं 20%। ठीक है, 20%, और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग लेते हैं लगभग 0%, मतलब 0.03%। ठीक है,
अब आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीजन तो कुछ बदल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, तो अब ऑक्सीजन आप निकालिएगा, छोड़िएगा जब पूरा एयर, तो उसमें नाइट्रोजन जितना लिए थे उतना निकल जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन जो है अब आपको कितना निकलेगा, 16% के लगभग, मतलब 15.7, जिसको 16 मान लेते हैं, 16% के लगभग। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये CO2 जो है वो कितना मिलेगा आपको, वो आप रिलीज कीजिएगा 4%, तो याद रखना है, ठीक है। तो नाइट्रोजन जैसे था वैसा ही रहेगा, ऑक्सीजन लिए थे 20, निकलेगा 16, और जो CO2 है वो लिए थे लगभग 0, और कितना निकलेगा आपको, 4% निकलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो लगभग 16 से 18 बार वो सांस लेता है। अगला है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ATP का निर्माण होता है, ठीक है। तो एक ग्लूकोज अगर पूरा उसका ऑक्सीकरण होता है, टूटता है, तो उससे ATP का कितना अणु बनता है, 28। अगला है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तित कोशिका के किस भाग में होता है, तो भोजन का जो ऊर्जा है उसका परिवर्तन किस कोशिका में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। अगला है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का, ठीक है, CO2 एवं जल में ऊर्जा का जो निर्मुक्त होता है, ठीक है, ऊर्जा जो बनता है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, वायु श्वसन। अगला है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है, अभी आपको बता चुके हैं 4%, ठीक है, लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड 0 पॉइंट समथिंग और रिलीज होता है 4%। ये 4% कहाँ से आया, तो जो ऑक्सीजन हम लोग लिए थे 20, उसमें से 4% बदल जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड से। और कौन सा रिएक्शन आप जानते हैं ग्लूकोज वाला, वो आपको बता देंगे। अगला, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, तो पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है क्रेब्स चक्र में, इसको याद रखेंगे। अगला है, एनॉक्सिसोशोषण का अंतिम उत्पाद होता है, तो एनॉक्सिसोशोषण में, ठीक है, कौन सा उत्पाद होता है, लैक्टिक अम्ल। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत बार मैं बता चुका हूं, ये वन लाइनर के फॉर्म में हम क्वेश्चन को रखें, यहाँ पे आपको थ्योरी नहीं दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन थ्योरी का एक अलग वीडियो होगा जिसमें हम इससे रिलेटेड, श्वसन तंत्र से रिलेटेड थ्योरी देंगे, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। लेकिन आपको वन लाइनर के फॉर्म में सारे चीज़ को याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए इसको ध्यान रखना है। थ्योरी भी आपको कराएंगे, तो पहले वन लाइनर के फॉर्म में हम लोग कर ले, उसके बाद ऑब्जेक्टिव वाला तो है ही, और भी अपलोड कर दूंगा, उसके बाद मैं थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट करूंगा, तब जाके आपको 3 रूप में, मतलब थ्योरी, वन लाइनर और MCQ तीनों मिलेगा, जिससे आप 100%, ठीक है, इसको करने के बाद किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप पूर्ण रूप से तैयार रहेंगे। उन एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए साइंस के जितने भी प्रश्न आएंगे, सारे प्रश्नों को करने के लायक आप बन जाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।